कानून में इसके जब प्रोविजंस आए हैं तो उन प्रोविजंस में कई खूबसूरत और प्रोविजंस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस एक्ट की सबसे खूबसूरत सेक्शन जो है वो पढ़ाना चाह रहा हूं। स्क्रीन पे आपको दिख रही है, मैं सीधा आपको ले चलता हूं सेक्शन 21 पर। सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, यानी आपको कानूनन वो सब कार्य जो पब्लिक सर्वेंट होने के नाते और एक पीआईओ होने के नाते स्टेट या सेंटर में आपको सारी कार्रवाई जो की गई है वो सद्भाव पूर्वक करनी पड़ेगी। और जब आप सद्भाव पूर्वक कार्रवाई करेंगे तो आपके खिलाफ किसी तरह का दूसरा कोई केस कहीं किसी कोर्ट में या किसी न्यायालय में दर्ज नहीं किया जा सकता। इसका मीनिंग ये निकलता है कि केवल सद्भाव तक आप सुरक्षित हैं। जब आपने सद्भावना तोड़ी या एक्ट की मूल भावना के विरुद्ध काम किया तो आप विधि के निर्देशों की उल्लंघन करते हैं। विधि के निर्देशों के उल्लंघन में वो सब चीजें आती हैं जो एक पीआईओ के तौर पर इस एक्ट के अंडर काम करने के दौरान आदमी पर मैंडेटरी है। देखिए सेक्शन 7 आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिखाई दे रही होगी, देख पा रहे हैं? जी देख पा रहे हैं। जी देख पा रहे हैं। अनुरोध का निपटारा, यानी आपने आवेदन तो लगा दिया, अब उसके बाद उसका निपटारा कैसे करेंगे, यानी वो उसको निर्धारित, देखिए 7(1) आप देखेंगे तो उसमें लाइन नंबर 2 से देखिए, किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो कि निर्धारित की गई, विहित की गई, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट किसी कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। यानी आपको या तो सूचना फीस लेकर आपको देगा या खाली करेगा। बहुत सारे मित्रों ने बार बार मुझे टेलीफोनिक कॉल के द्वारा भी वो 1-2 बार बात पूछते हैं। पिछले 2 महीनों से मैं खासा इन चीजों को लेकर नाराज भी रहा हूं और मैंने बहुत सारे मित्रों को पर्सनली भी ये कहा है और उनको ये बुरा भी लग सकता है और लगना भी चाहिए। तो जो मैं अब आगे कह रहा हूं वो बहुत केयरफुली सुनिए। साथियों का एक जनरल क्वेश्चन होता है, हर दिन कम से कम 10 कॉल मैं अटेंड करता हूं कि सर उसने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसका कोई जवाब नहीं मिला, एफआईआर दर्ज हो सकती है क्या? मैं एक जवाब आपको देता हूं कि सेक्शन 7(2) पढ़िए। यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उपधारा 1 के अधीन, यानी 7 की 1 धारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर कोई भी निश्चय नहीं किया, यानी ऐसा फल रहा कोई डिसीजन उसने दिया ही नहीं, यानी आपका आवेदन गया और अगला चुप बैठ गया, 30 दिन गुजर गए, तो यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया, यानी आपके आवेदन को उसने खारिज कर दिया। और खारिज करने के बाद आपके जो हक होते हैं वो ये होते हैं कि आप उसकी अपील संस्थित कर सकते हैं। अब उसने खारिज क्यों किया ये वो आपको बताएगा सेक्शन 19(5) में आकर। देखिए 19(5) बहुत क्लियर आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, देख पा रही है कि जब आप 19(1) और 2 के तहत जब अपील संस्थित कर देते हो तो अपील संबंधी किन्हीं कार्रवाइयों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, ये सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसके ऊपर होगा। यानी उसने अगर आपके आवेदन का कोई जवाब नहीं दिया, धारा 7(2) के तहत ये अज्यूम किया जाएगा, ये प्रिजम्पशन किया जाएगा कि उसने आपका आवेदन खारिज कर दिया। लेकिन क्यों खारिज किया? हो सकता है कि उसने कानूनन खारिज किया हो, लेकिन आपको कोई इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी, तो आप केवल एक ही मीनिंग निकालेंगे कि उसने आपका आवेदन खारिज कर दिया। और ये इसके लिए आपको कम से कम फर्स्ट अपील करनी पड़ेगी, और फर्स्ट अपील करने के बाद आपको धारा 19(6) इसके जस्ट नीचे वाली सेक्शन जो है उसको पढ़ना चाहिए कि उपधारा 1 यानी 19(1) में प्रथम अपीली अधिकारी को जब आप अपील करते हैं या 2 जिसमें कोई थर्ड पार्टी अपील करती है, उसकी जब अपील का निपटारा किया जाता है तो 30 दिन के भीतर, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, कोई थर्ड पार्टी का भी मामला था या आगे पीछे पहुंचने में समय लग गया, तो 45 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी उस आपकी अपील के डिसीजन को करे, यानी पीआईओ ने क्या गलती की उसको सुने, उसको मौका दे, डिसीजन करे और डिसीजन आपको पहुंचाए। 45 डेज तक आपको वेट करना पड़ेगा, यानी 45 + 30
70-75 और आपको आपकी डाक के आगे पीछे या आपके शुल्क को आगे पीछे होने में जो समय है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यानी उतना समय जितना किसी ने शुल्क मांगा, नाजायज मांग लिया या जायज मांग लिया, उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन गुजरी वो 30 दिन में जोड़ लें। यानी यहां इस कंडीशन पे 75 दिन में उन अवधि को जोड़ लें, तो उसके बाद ही आप सेकंड अपील भी कर पाएंगे। और अगर कोई इलीगलिटी पाई गई है तो आपको कम से कम इतना समय का इंतजार करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं। केवल तब तक जब तक वो अपील के काबिल चीज है, उसमें सीधे सीधे कोई क्रिमिनल केस जाहिर नहीं होता है। लेकिन ऐसे केसेस हो सकते हैं जिन केसेस में इलीगलिटी पीआईओ के जवाब से ही जाहिर हो जाती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि आपने संबंधित विभाग की कोई वेबसाइट खोली, उसमें ये दे रखा है कि हमारे यहाँ इतनी ये रिकॉर्ड मौजूद है। आपने सेम रिकॉर्ड मांगा हार्ड कॉपी में और वो कह रहे हैं कि साहब ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास, तो आप ये जानते हैं कि संबंधित वेबसाइट पर जो सूचना दी गई है उसके एक झूठ ये आदमी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्रिमिनल केस या क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज प्लीज प्लीज, जहां 30 दिन में आपको कोई जवाब नहीं मिलता, वहां गलती से भी और बराए मेहरबानी एफआईआर के बारे में अगर आपके कहीं दिल के किसी कोने में 1000 किलोमीटर भी हैं, उसे निकाल दीजिएगा। 7(2) के तहत आप बाउंड हैं केवल ये मानने के लिए कि आपका आवेदन खारिज हुआ है, क्यों हुआ, ये अपील के डिसीजन तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप सेकंड अपील का रास्ता चुन सकते हैं। ये एक अजीब बात है। अब हम आते हैं इनके अलावा जो सबसे खूबसूरत चीज है और जिस पर बार बार ध्यान जाता है, और जितने पीआईओज हैं उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत चीज ढूंढ रखी है। जब कभी भी आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो ऑलमोस्ट आजकल राइट टू डिनायल एक्ट की तरह वो ट्रीट करने लग गए हैं सेक्शन 8(1)J के दुरुपयोग पर। सेक्शन 8 आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उसका 1 का J आते हैं और उसको J को आप यहां लाते लाते हिंदी में अगर देंगे तो उसको ये यहां से पढ़ना पड़ेगा। देखो यहां से दे रखा है और यहां स्क्रीन पे आपको दिखेगी सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से है, मैं आपको डिटेल में नहीं जा रहा, कि जिसका कोई लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध तो नहीं रखता, लेकिन जिससे व्यष्टि की एकांतता और अनावश्यक अतिक्रमण होगा, यानी किसी आदमी की एकांतता और अनावश्यक अतिक्रमण होगा, तो पीआईओ या सेंट्रल पीआईओ जब तक ये समाधान नहीं हो कि इससे विस्तृत लोकहित है वो नहीं देगा। लेकिन इसका प्रोविजो जो है परंतुक है, बहुत एक्सेप्शन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन इसमें डाला हुआ है। आदरणीय शैलेश गांधी सर जो हैं, जो इसको पिछली भी वेबिनार में इंडिकेट कर रहे थे, और हम सब के लिए ये बड़ी मार्गदर्शक की तरह काम करता है। परंतु ऐसी कोई सूचना के लिए जिसको अगर संसद या विधानमंडल मांगे तो संसद मांगे भारत की, या विधानमंडल मांगे तो विधानमंडल में, जहां स्टेट में केवल विधानसभा है वहां विधानसभा, और जहां विधानसभा और विधान परिषद 2 मंडल हैं, जैसे बिहार में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, तो उनमें विधानमंडल मांगे, तो आप देने से अगर आप इनकार नहीं कर सकते तो एक साधारण आदमी को भी उसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी जिस चीज को भारत की संसद जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है उसको देने से आप इनकार नहीं कर सकते, उसे किसी आम नागरिक को देने से भी इनकार नहीं कर सकते। तो एक बड़ी स्पेशल चीज मैं आपको दिखाता हूं। आदरणीय राव धनवीर सिंह साहब ने एक आवेदन कल लगाया है और पिछले काफी दिनों से वो बहुत सक्रिय हैं, तो उनका एक आवेदन है जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। उसमें कुछ स्पेशल चीजें हैं तो उनके बारे में भी डाला था। उससे पहले जो बाकी लेटर ऑन गेस्ट ज्वाइन किए हैं, जैसे कोटपुतली से डॉक्टर हंसराम जी यादव साहब वगैरह हैं, और बाकी सारे लोग मैं जो स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ उनका भी खैर मकदम करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एक आवेदन है जो उन्होंने एडिशनल एसपी जयपुर को लगाया है। ये आवेदन में उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो सारी चीजें तो आपको दिख रही होगी। उन्होंने
जैसे रोजनाम चाम रपट मांगी है, तो रोजनाम चाम रपट है वो मांगी गई है। उसके अलावा उन्होंने उच्च अधिकारियों को जो उन्होंने लेटर लिखा पुलिस स्टेशन से, उनका रिपोर्ट मांगा है, और उनके जो सुपरवाइजर ऑफिसर्स हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी ओर से जो लेटर मिले हैं वो, और उसमें जो भी कार्रवाई हुई है उसकी पूरी पत्रावली मांगी है। मैं आपको नीचे एक बड़ी खूबसूरत चीज दिखाऊं, उससे पहले आपको भारत के ही विधान में से एक दूसरी खूबसूरत चीज आपको दिखाना चाहूंगा। यानी डॉक्यूमेंट जो है वो कौन सा डॉक्यूमेंट आम आदमी के लिए है और कौन सा खास आदमी के लिए है, इसको जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। अगर बहुत सहज भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें तो इसका एक बहुत सिंपल सा अर्थ है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट वो हैं जो आम आदमी जब चाहे जब देख सकता है, यानी चौराहे पे रखे गए दस्तावेजात की तरह। सर बीच में एक बार टोकना चाहूंगा। जी ताराचंद जी, मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में हूँ और जांच करवाने था, मेरा नंबर आ चुका है, तो कुछ समय के लिए मैं बाहर रहूंगा, थोड़ा सा मुझे माफ करिएगा। आप लोग जो साथी हैं, वो जो साथी आ रहे हैं उन लोगों को आप थोड़ा सा ज्वाइन भी करवाते रहे प्लीज। इतनी मेरी श्योर करवाते रहेंगे, कोई इशू नहीं। ये तो परिस्थितियां तो होती रहती हैं। आप बाकी साथी भी समझ सकते हैं कि आदरणीय महावीर जी हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी खुद उनका चेकअप करवाना था, रिपोर्ट्स आई हैं, उनको दिखाना है, उसके बावजूद जब समय निकाल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो बाकी सब लोगों को भी बड़ा सीरियस होना चाहिए। मैं इस मीटिंग को आगे उनके आदेश पर और ग्रुप के आदेश पर थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। देखिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट वो हैं जिनको डिफाइन किया गया, यानी भारत में एक बहुत कानून की एक बहुत सिंपल सी चीज है कि किसी कानून में कोई बात लिखी हुई है लेकिन उसका स्पष्टीकरण उस कानून में मौजूद नहीं है। जैसे बदकिस्मती से आरटीआई एक्ट में सेक्शन 21 मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे दिखाई थी, उसमें लिखा सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, लेकिन ये नहीं लिखा कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई क्या होती है। ठीक, ये नहीं लिखा कि लोक दस्तावेज क्या है, दस्तावेज क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ये तो सेक्शन 2 में डिफाइन की गई है। लेकिन पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है, यानी जहां कहीं भी आप ये स्टैब्लिश कर दें कि जो मैं डॉक्यूमेंट मांग रहा हूं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो उसके बाद तो सेक्शन 81J और उसकी बात कहीं आप रेज ही नहीं कर सकते। अब देखिए, किस्मत से भारत में इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, जो कि इस वक्त भी इन फोर्स है। वो ये डिफाइन करता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है। तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देख पा रहे हैं सर?